हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है आलोक वाजपेयी और आप सभी का स्वागत करता हूं अनअकैडमी पीएससी संकल्प ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दिस इज़ पार्ट ऑफ अनअकैडमी। और आज जो एक बहुत महत्वपूर्ण न्यूज़ चर्चा में बनी हुई है वो यहाँ पर आप एक तस्वीर देख सकते हैं। ये तस्वीर कुछ सामान्य व्यक्ति की नहीं, ये तस्वीर है मिस्र के प्रेसिडेंट अब्देल फतेह अल सीसी की। अब्देल फतेह अल सीसी की अगर हम बात करते हैं तो इस बार जो 26 जनवरी यानी कि जो गणतंत्र दिवस मना रहे हैं हम लोग, तो उस गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि के तौर पर इनको आमंत्रित किया गया है। ये भारत में 24 तारीख को आ जाएंगे और 26 तारीख को यानी कि गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में ये वहाँ पर भूमिका निभाने वाले हैं। तो भारत ने क्यों मिस्र के राष्ट्रपति को ही मुख्य अतिथि यहाँ पर इस बार गणतंत्र दिवस पर मनाया, तो इसके पीछे हम लोग बिल्कुल जानेंगे। आज भारत और मिस्र के क्या क्या संबंध हैं, मिस्र को ही भारत ने क्यों चुना कि वो गणतंत्र दिवस पर यहाँ के प्रेसिडेंट को मुख्य अतिथि के रूप में बनाए। तो देखिए, ये अचानक लिया गया डिसीजन नहीं है। अगर आप लोग करंट अफेयर्स से जुड़ाव रखते हैं तो निश्चित रूप से आप लोगों ने देखा होगा कि सितंबर मंथ में राजनाथ सिंह साहब भी मिस्र गए थे, काहिरा गए थे, वहाँ उन्होंने दौरा किया था। और सुरक्षा के ऊपर बहुत सारे जो भारत और जो मिस्र के बीच में सुरक्षा जो थी, उस सुरक्षा समझौते को लेकर के, बहुत सारे सुरक्षा समझौतों को लेकर के बातचीत हुई। फिर एक एक्सरसाइज भी हुई सुरक्षा को लेकर के। उसके बाद में हम लोग कहते हैं ना कि एक डिफेंस एक्सरसाइज भी हुई थी भारत और मिस्र के बीच में। फिर उसके एक महीने बाद 2022 में, अक्टूबर 2022 में हमारे देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब भी वहाँ पर उन्होंने विजिट किया। तो ये एक रूपरेखा बनाई जा रही थी कहीं ना कहीं। वो रूपरेखा क्या थी कि भारत और मिस्र का रिश्ता कोई आज का नहीं है। भारत और मिस्र का जो रिश्ता है वो कहीं ना कहीं भारत के पहले जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, वहीं से भारत और मिस्र के बीच में रिश्ता बना था। इसका कारण क्या था, थोड़ा सा हमको ऐतिहासिक जाना पड़ेगा, ऐतिहासिक रूप से देखना पड़ेगा। क्या है, हम लोग जानते हैं कि जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ उसके बाद में शीत युद्ध के रूप में परिणति होती है। तो कहीं ना कहीं उसके बाद में जो देश थे वो बहुत डरे हुए भी देश थे, सहमे हुए भी देश थे। और पूरा जो विश्व था वो कहीं ना कहीं दो धड़ों में बट गया था, जिसमें कुछ लोग अमेरिका के शरण में चले गए थे, कुछ लोग जो थे वो कहीं ना कहीं रसिया के हिस्से में जा रहे थे। तो भारत उस समय एक ऐसी स्थिति में था कि क्या किया जाए। तब उस समय एक इंडोनेशिया के बांडुंग सिटी में 1955 में एक बांडुंग कॉन्फ्रेंस हुआ, जिसमें बहुत सारे देशों ने भूमिका की, शिरकत की। और उसके बाद में एक नेम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट अस्तित्व में आया। तो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जब अस्तित्व में आया तो यानी कि ये एक ऐसा धरा था, एक ऐसा ग्रुप बन गया था जो किसी भी गुट में शामिल नहीं था, ना ही अमेरिका वाले में चला गया, ना ही रसिया वाले में चला गया। तो इन लोगों ने कहा कि भाई हम किसी गुट में नहीं, हमारा एक नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट है। और इसमें हम लोग जानते हैं नेहरू नासिर, ये दो लोग ऐसे थे जो कह सकते थे इसके संस्थापक हैं। और नेहरू नासिर टीटो के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, बांडुंग की जब मैंने बात की तो नेहरू नासिर टीटो का नाम वहाँ पर आता है। तो जो अब्देल नासिर मिस्र के राष्ट्रपति थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री थे, ये मुख्य संस्थापक थे। अब ये नेम बन गया। नेम शुरुआती दौर में जब बना तो ये अच्छी सारी की सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से चलती रहीं। एक देश दूसरे देश के साथ में सहयोगात्मक रवैया अपनाता रहा, एक दूसरे को सपोर्ट करता रहा, ये सारी की सारी चीज़ें कहीं ना कहीं चलती रहीं। लेकिन एक मिस्र के राष्ट्रपति हुए कुछ समय पहले। तो भारत और मिस्र का लगभग 1981 से लेकर के 2011 के बीच में भारत और मिस्र के बीच में बहुत सारी दूरियां बढ़ गई। तो कहीं ना कहीं उस दूरी को पाटने का भारत ने ये बहुत अच्छा मौका लिया है। और इसीलिए मिस्र के राष्ट्रपति जब यहां पर विजिट करेंगे तो मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करने वाले हैं। तो आप देखिएगा इसके बाद में बहुत सारे पैक्ट्स पर साइन होगा। हो सकता है डीआरडीओ के बारे में भी अंदाजा लगाया जा रहा है, उसके साथ में भी कुछ एमओयू साइन हो। तो बहुत सारी चीजें हमको इनके
आने के बाद में हमको पता चलेंगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई सबको। तो देखिए, मैं 2 पॉइंट पर सबसे पहले बात करूंगा। पहला पॉइंट ये है कि भारत ने मिस्र को ही क्यों चुना। इस समय हमने 2 चीज़ें बताई। एक तो हमारे राजनाथ सिंह साहब ने कायरा का दौरा किया था सितंबर 22 में, अक्टूबर 22 में उसके बाद में किया है एस जयशंकर साहब ने भी दौरा किया था, तो एक रूपरेखा चली रही थी। दूसरा, क्योंकि मिस्र एक ऐसा देश है जो कह सकते हैं कि जो अरब कंट्रीज हैं, उन अरब कंट्रीज में एक बहुत बड़ा अपना एक अस्तित्व रखता है, सबसे बड़े एक देश के रूप में भी अपनी भूमिका रखता है। तो जो जान डालने का काम है अरब देशों के साथ में, जो संबंधों का काम है, साझेदारी का काम है, व्यापारिक साझेदारी होगी, सांस्कृतिक साझेदारी होगी, इन सारी की सारी चीजें भी कहीं ना कहीं इससे भारत की मजबूती जरूर होगी अरब देशों में। तो ये अरब देशों का एक कह सकते हैं किसका एक अपना एक अस्तित्व है वहां पर, एक बड़े देश के रूप में ये है। तो पहला पॉइंट तो आप ये कह सकते हैं, एक बढ़िया पॉइंट निकल के आ सकता है कि जो अरब देशों के साथ में है अपने रिश्तों में जान डालने का एक मौका वहां पर जरूर मिलेगा, मदद जरूर मिलेगी। दूसरी बात यह है कि मिस्र पॉपुलेशन वाइज भी एक बड़ा देश है, इसकी आबादी लगभग 11 करोड़ है, और इसके साथ ही ये एक ऐसे मुकाम पर है, थोड़ा सा मैप जरूर देखिए। अब आप देखोगे ये रहा इजिप्ट, ये रेड सी रहा, यहां पर आप देखोगे सऊदी अरेबिया हो गया, ये अगर पूरे वर्ल्ड में देखोगे तो ये स्थिति रहती है इस तरीके से। सूडान रहा यहां पर। तो कहीं ना कहीं जब हम लोग इसकी स्थिति की बात करते हैं तो स्थिति में कहीं ना कहीं एशिया और अफ्रीका के जो जोड़ने का काम है, एशिया और अफ्रीका को, उसके मुकाम पर भी कहीं ना कहीं ये मिस्र है। तो याद रखना है, एशिया और अफ्रीका को जोड़ने वाले मुकाम पर स्थित है। मिस्र के पास पूरे क्षेत्र में एक बड़ी सेना भी है, ये भी पॉइंट आप लोग याद रखोगे। और अरब लीग, हम लोग जानते हैं अरब लीग जो है वो हमेशा से चर्चा में हमेशा रहता है। अरब लीग के सदस्यों की जो मेजबानी है वो भी काहिरा में होती है, तो इसीलिए यहाँ पर भी एक महत्वपूर्ण भूमिका में रहता है ये मिस्र। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनसे हम लोग कह सकते हैं कि भारत ने इनको यहाँ पर चुना है। ठीक है, हालांकि अगर हम बात करें कि जैसे अभी हमने नैम की बातचीत की थी, तो नैम में एक चीज़ बहुत देखने को आती है कि 2 नेता बड़े मशहूर हुए थे उस समय, और ऐसा माना जाता है कि लगभग आपके भारत और मिस्र के जो संबंध हैं, भारत और मिस्र के जो संबंध हैं उनके लगभग 75 वर्ष संबंधों को हो गए हैं। एक बीच में लंबा गैप रहा, नैम की जो भूमिका थी या भारत की भूमिका नैम में थी वो कहीं ना कहीं बहुत डाउन हुई, बहुत दूरियां बढ़ गई भारत की भी। और अभी हाल ही में हमने देखा कि मोदी जी ने भी नैम के जो सम्मेलन थे उनमें शिरकत नहीं कर पाए वो। हालांकि मोदी जी कोरोना पीरियड में 2020 में मिस्र की यात्रा पर जाने वाले थे, लेकिन क्योंकि कोरोना हो गया तो वहां पर वो नहीं जा पाए। तो भारत की एक कोशिश है कि जो नैम है उस नैम को फिर से सशक्त बनाया जाए, ताकि एक ऐसा धड़ा था नैम जब बना था जो अपना अलग महत्व रखता था। अब व्यापारिक साझेदार की और सांस्कृतिक साझेदारी की अगर बात करते हैं तो उस समय, चूंकि अगर इस मैप को देखने से कहें तो बहुत अधिक हमको ट्रेड के मामले में भारत और मिस्र का हमको नहीं दिखता है कि बहुत ज़्यादा हो। अगर हम अमेरिका से तुलना करें, इटली से तुलना करें, तो उन सब से हमको तुलना में कहीं ना कहीं कम जरूर दिखता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के अगर हम लोग बातचीत करते हैं तो ये नैम की भूमिका को सशक्त करने का भी एक बहुत बड़ा प्रयास हो सकता है, ये सीसी साहब को मुख्य अतिथि के रूप में बनाने का। क्योंकि 1960 के दशक में जब शीत युद्ध चल रहा था तो दोनों नेता, यानी कि उस समय के जो तत्कालीन मिस्र के राष्ट्रपति थे नासिर साहब और हमारे देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब, ये दोनों लोग नैम के अगुवा बन गए थे।
राजनीतिक स्तर पर दोनों देश इतने करीब थे कि भारत ने 1956 में जब स्वेज कैनाल का मामला हुआ था, उसके तहत संकट के दौरान मिस्र की मदद के लिए बहुत सारे हथियारों की खेप भी भेजी थी चुपके से, और दोनों देशों ने मिलकर के लड़ाकू विमान बनाने और परमाणु के क्षेत्र में भी अपना सहयोग देने के लिए विचार किया था आपस में। और एक दौर ऐसा था जब मिस्र में रविन्द्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी जी के नाम पर मिस्र के हर एक घर में गूंज हुआ करती थी, और अरब के साहित्यकारों ने उनकी रचनाओं का अरबी भाषा में अनुवाद भी किया था। तो ये सारी की सारी चीज़ें पुनर्जीवित करने के लिए भारत विचार जरूर कर रहा है। और जब माना जाता है कि सांस्कृतिक अगर मजबूत हुआ, व्यापारिक मजबूत हुआ, तो बहुत सारे ऐसे एमओयूज भी साइन होंगे, बहुत सारी ऐसी नीतियां भी बनेंगी, नेम भी सशक्त होगा। विश्व पटल पर नेम की बात बिल्कुल मानी जाएगी, नेम की भूमिका और शक्तिशाली होगी। ये सारी की सारी चीजें इस यात्रा से यहां पर हो सकती हैं। ठीक है, ये बात आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, अब देखिए एक मैं और राष्ट्रपति का नाम मैं यहाँ पर लूँगा, जिनका नाम था मोहम्मद मुर्सी। ये 2013 मार्च में भारत के दौरे पर आए थे, और इससे भारत और मिस्र के रिश्तों में नई गर्मजोशी की उम्मीद जगी थी। लेकिन 3 महीने बाद मुर्सी के हाथ से सत्ता चली गई थी। लेकिन जब से ये सीसी साहब 2014 में सत्ता पे आए हैं, 14 में, और उसके बाद से भारत के साथ रिश्ते बेहतर बनाने के इरादे जताए जा रहे थे। पहले तो 2015 में दिल्ली में मिले सीसी साहब, फिर भारत और अफ्रीका फोरम के शिखर सम्मेलन में शामिल हुए, और फिर 2016 में राजकीय यात्रा पर भारत आए थे। माना जाता है कि नरेंद्र मोदी जी भी 20 में जाने वाले थे, लेकिन अभी हमने बताया कि कोविड के कारण नहीं जा सके थे। तो गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में मिस्र की जो प्रेसिडेंट हैं, इनको मुख्य अतिथि बनाए जाने से कहीं ना कहीं वो सारी शिकायतें दूर होंगी, और भारत ने रिश्ते को और मजबूत मिस्र के साथ बनाने के लिए ये उत्साह की पहल की है। और बिल्कुल ये एक कह सकते हैं पॉजिटिव पहल होगी, और भारत और मिस्र के संबंध निश्चित रूप से अच्छे होंगे। अब एक सवाल और उठता है, वो ये उठता है कि यार हर साल क्यों ऐसा होता है कि किसी न किसी देश के प्रधानमंत्री, किसी न किसी देश के राष्ट्रपति, चाहे वो एमेनुअल मैक्रों को बनाया गया हो, चाहे वो शेख हसीना को बनाया गया हो, चाहे वो आपके साउथ अफ्रीका के सिरिल रामाफोसा को बनाया गया हो, या डिफरेंट कंट्रीज के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर हमेशा बनाए जाते हैं मुख्य अतिथि। तो कारण क्या होता है कि हमने जैसे कहा कि भारत और मिस्र के जो संबंध हैं, उनके बीच में जो 75 साल है वो कहीं ना कहीं कंप्लीट हो रहे हैं। बीच में जिगजैग रहा, जिगजैग के मतलब उतार चढ़ाव रहा, एक लंबा गैप रहा। भारत और मिस्र के संबंध कहीं ना कहीं दूर हो गए। नेहरू नासिर टीटो वाला जो कॉन्सेप्ट है, जो नेम का कॉन्सेप्ट है, वो भी बहुत धीमा हुआ। उसको दोबारा से पुनर्जीवित करने के लिए, और चूंकि अरब कंट्रीज में अपनी एक बहुत ज़बरदस्त ये भूमिका रखता है, एशिया अफ्रीका को जोड़ने के मुकाम पर स्थित है। ठीक है, इसकी जनसंख्या है 11 करोड़, तो वहाँ पर भी इसकी अरब लीग का जो हमेशा कहते हैं कॉन्फ्रेंस जो काहिरा में होती है, वो कहीं ना कहीं उसकी बहुत ज़बरदस्त भूमिका है मिस्र की। तो ये सारे के सारे कारण मिस्र एक वैल्यू रखता है वहाँ पर अपनी। तो भारत जब इनके साथ संबंध बनाएगा तो निश्चित रूप से बहुत सारी चीज़ों में भारत समझौते करेगा, एमओयू साइन होंगे। ये हमको देखना पड़ेगा जब आएंगे 24 तारीख को, उसके बाद में 26 को ये मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। सारी ऑफिशियल चीज़ें उसके बाद में होंगी, डिक्लेरेशन होगा उसके बाद में। तो हम पैक्ट्स क्या क्या हुए, क्या क्या मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स साइन हुए, इनके ऊपर हम लोग बातचीत जरूर करेंगे। तो जब भी इस तरीके का आईआर का कोई प्रश्न आए तो हमेशा याद रखना है, जैसे भारत और मिस्र की वर्तमान परिप्रेक्ष्य में क्या भूमिका है, या इस तरीके से पूछा जा सकता है कि हाल ही में मिस्र के राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि थे। इससे भारत को
व्यापारिक और आर्थिक और सांस्कृतिक क्या क्या संभावनाएं उदित होती हैं या क्या क्या भारत के साथ में ये कर सकते हैं। इस तरीके से कोई भी प्रश्न आपका बनाया जा सकता है। तो आप सीधे सीधे वहां पर थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड लेकर के आपको केवल करंट से जोड़ करके सारी की सारी चीजें बता देनी है। आपको बताना है कि यूं तो भारत और मिस्र के जो संबंध हैं वो भारत जब स्वतंत्र हुआ उसके बाद से ही शुरुआत हो जाती है, और हमको जो विश्व युद्ध, दूसरे विश्व युद्ध के बाद में, शीत युद्ध के बाद में हमको नेम के रूप में परिणति दिखती है। नेम एक ऐसा गुट था जो कि किसी भी धड़े में नहीं गया था, उसका एक अपना अलग था अस्तित्व, लेकिन समय जैसे जैसे आगे बढ़ता रहा भारत मिस्र के बहुत नज़दीक भी रहा। स्वेज नहर के मामले में भी भारत ने मिस्र की बहुत मदद की, बहुत उसको हथियार भी चुटके से वहाँ पर दिए ताकि वो शक्तिशाली वहाँ पर हो सके। ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हो। उसके बाद में आप यहाँ पर बता सकते हो कि वर्तमान संदर्भ में अगर हम भारत की बात करें या इनकी यात्रा की बात करें तो इनको इसलिए हो सकता है इनवाइट किया गया हो कि जो भारत और मिस्र के जो संबंधों में जो दूरियां बढ़ गई थी उसको दोबारा पुनर्जीवित किया गया है। पुनर्जीवित करने के बहुत सारे आयाम हो सकते हैं, क्योंकि मिस्र जो है वो एक अरब देशों में अपनी अलग पहचान भी रखता है। 11 करोड़ आबादी का देश है, एशिया और अफ्रीका को कह सकते हैं कि जोड़ने वाले मुकाम पर भी स्थित है। तो इन सारी चीज़ों से कहीं ना कहीं एक व्यापारिक साझेदारी, एक सांस्कृतिक साझेदारी और बहुत सारी चीज़ों का आयात निर्यात के ऊपर भी बहुत प्रभाव पड़ने वाला है। इस तरीके से आप जब लिखोगे तो आप अपने कंक्लूजन में लिख सकते हो, फिर जो फाइनल जब निष्कर्ष देते हो तो लिख सकते हो। उपर्युक्त विवेचना से हमको स्पष्ट होता है कि किसी भी देश के साथ, क्योंकि भारत के बहुत सारे कंट्रीज के साथ अपने अपने संबंध हैं, तो मिस्र भी एक पुराने संबंधी हैं। तो अगर पुराने संबंधी थोड़े दूर हो गए तो उनको थोड़ा जोड़ा जाए ना, तो इनवाइट किया, जोड़ते हैं, तो आप वहाँ पर लिख सकते हो कि इससे आर्थिक क्षेत्र में, व्यापारिक क्षेत्र में, इससे कहीं ना कहीं रक्षा क्षेत्र में, सुरक्षा क्षेत्र में, इन सारे क्षेत्रों में कहीं ना कहीं एक दूसरे को मदद मिलेगी। और जब एक दूसरे को मदद मिलेगी तो निश्चित एक देश अपने सारे स्रोतों पर निर्भर अगर कोई देश है तो वो बहुत तरक्की नहीं कर सकता है जब तक वो आपस में चीज़ों का आदान प्रदान नहीं करता है। ठीक है ना। तो ये आज का हमारा जो विषय था। अब इसको आप लोग थोड़ा सा जियोग्राफिक वाइज जरूर देखिएगा, भौगोलिक दृष्टि से थोड़ा सा मैप जरूर देखिएगा। इसका इजिप्ट का है, तो इसमें जब भी आप देखोगे तो इसके जो आसपास के हैं तो आप देखोगे जब, तो या कुछ और सर्च करने की कोशिश करोगे तो आपको दिख जाएगा कि इजिप्ट की और भी बहुत सारी भूमिकाएं थी यहाँ पर। ठीक है, तो ये आज की क्लास में हमने डिस्कस किया। थैंक यू एवरीवन। बस इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए, इसी तरीके से एक मुद्दे को लेकर के हम लोग आपके साथ चर्चा जरूर करते रहेंगे। ऐसे विद्यार्थी जो RO का एग्जाम देना चाहते हैं वो सभी लोग हमारे साथ मेरी हिंदी की क्लास में, GS की क्लास में भी जुड़ सकते हैं। हमारा रेफरल कोड है AB13। आप लोग इसको लगा करके अनअकैडमी पर कोई भी प्लस कोर्स लेंगे तो डिस्काउंट निश्चित रूप से मिलेगा। ठीक है भाई। अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं कांस्टेबल की, तो केवल 899 में मिल रहा है, यहाँ पर भी डिस्काउंट आपको मिलने वाला है। यदि आप हमारा कोड AB13 लगाएंगे तो निश्चित रूप से डिस्काउंट आप लोगों को जरूर मिलेगा। अनअकैडमी लर्नर ऐप अगर मोबाइल में नहीं डाउनलोड किया है तो फटाफट से प्ले स्टोर पर जाइए, अनअकैडमी लर्नर ऐप डाउनलोड कीजिए, नंबर से वेरीफाई कीजिए, अपनी कैटेगरी UPPSC सेलेक्ट कीजिए, हिंदी इंग्लिश मीडियम सेलेक्ट कीजिए और नेक्स्ट करके आप लोग पढ़ना शुरू कीजिए। ठीक है। सेशन अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।